हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज जो है सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं, 10-11 क्वेश्चंस हैं जो आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट पर होंगे, प्रॉपर एक्ट के ऊपर। इन क्वेश्चंस के अलावा जो भी बाकी चीजें होंगी वो भी धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ साथ मैं कवर करा दूंगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सिर्फ 11 रखे हैं, इतना ही टाइम था मेरे पास आज। अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इसमें बनाए हैं और आप साथ साथ इन MCQ का आंसर कीजिए। दूसरी चीज ये है कि ये वीडियो KVS प्लस DSSB दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होगी। DSSB के एग्जाम कुछ ही रहते हैं, ऑलमोस्ट ओवर हो ही जाएंगे। तो अब KVS को फिर से रिज्यूम करने की बारी आएगी, तो फिर उसमें हम देखेंगे कि पेडागोजी एक्सपर्ट सीरीज प्लस में आपकी EVS जो है वो कंटिन्यू होगी। और बाकी टॉपिक्स भी मैं पूरी कोशिश करूंगी, जैसे कंप्यूटर है उनकी भी वीडियोज आपको मिल जाए, ठीक है। साथ साथ आंसर करना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बिल्कुल छोटी वीडियो होगी जो बिल्कुल टू द पॉइंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्विज जो है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है RT पर। एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अ टीचर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो है एक टीचर को कौन सी ड्यूटी करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ ड्यूटीज दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ठीक है। स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखे, यानी कि रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी बनाए रखे। कंडक्ट कंप्लीट एंटायर करिकुलम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या जो है वो संचालित करे। उसके बाद है होल्ड रेगुलर मीटिंग्स विद पेरेंट्स एंड गार्जियंस, और मतलब माता पिता और अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें करते रहें, ठीक है। तो शिक्षक के कौन कौन से कर्तव्य हैं या कौन कौन सी ड्यूटीज हैं ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये तीनों ही चीजें बिल्कुल ठीक है, यानी कि टीचर को रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी भी फॉलो करनी है, साथ ही साथ करिकुलम को टाइम पे कराना है। करिकुलम का मतलब यहाँ पर आपका स्पेसिफाइड उन क्लासेस से है जिनका एक सेट बाउंड करिकुलम होता है, इसको टाइम पे कराना होता है, ठीक है। और रेगुलर मीटिंग्स भी करनी है पेरेंट्स और गार्जियन के साथ, ताकि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, आप उसको डिस्कस कर पाए उनके पेरेंट्स के साथ भी। ये तीनों ही बिल्कुल ठीक होंगे, तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट हु हैज बीन गिवन द राइट टू मेक अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए किसको मैंडेट दिया गया है या फिर किसको अधिकार दिया गया है, ये आपको बताना है। टीचर्स को दिया गया है, प्रिंसिपल को दिया गया है, SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को दिया गया है, या वहां के जो रिस्पेक्टिव ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है उनको दिया गया है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसने ये अधिकार किसको दिया है ये आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से इसका। देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसको स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाने का पूरा जिम्मा दिया गया है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पर एक वीडियो मैंने बना रखी है, ज्यादा पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्लासरूम्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RT एक्ट 2009, मतलब RT एक्ट 2019 की इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्लासरूम जो है वो कैसी होनी चाहिए। आप प्रभावित होंगे क्योंकि RT स्कूल में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, मतलब ये इफेक्ट करता ही नहीं है, बिल्कुल एवरेज एज जो है बच्चों की उसको। जेंडर वाइज होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ लड़के पढ़ेंगे एक सेक्शन में और एक सेक्शन में सिर्फ लड़कियां पढ़ेंगी। एज वाइज होमोजीनियस होनी चाहिए, कि एज के अप्रोप्रिएट होना चाहिए उनका एडमिशन, या फिर एज वाइज हेट्रोजीनियस होनी चाहिए कि मिक्सअप चल सकता है। अगर कोई बच्चा 6 साल का आता है, 6 साल का पहली बार स्कूल आ रहा है, फिर 8 साल का पहली बार स्कूल आ रहा है, तो उसको हम फर्स्ट में डाल देंगे, ये है ना। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा, फटाफट से आंसर कीजिए। आई होप आंसर आगे होंगे। तो भाई इसका जो सही आंसर है एज अप्रोप्रिएट एडमिशन करने हैं। RT ये कहता है कि अगर आपके स्कूल में अगर कोई बच्चा मान लीजिए 10 साल का आता है, और अगर 10 साल का बच्चा जो है चौथी या 5वीं क्लास में जाने लायक है, मुझे एग्जैक्ट अभी कैलकुलेट नहीं किया, आई थिंक 5th में जाएगा, ठीक है। तो 5th में जाने लायक है तो आप उसको फर्स्ट में नहीं डालेंगे, ये कहकर कि भाई वो बच्चा तो कभी स्कूल गया ही नहीं है। RT कहता है कि आपको उसका एज अप्रोप्रिएट एडमिशन करना है, यानी कि अगर 10 साल के बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे हैं तो भले ही ये बच्चा आपके पास जो आया है ये कभी भी स्कूल ना गया हो, लेकिन आपको इसको 5th क्लास में ही एडमिट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन C यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा कि एज वाइज मोर होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादातर जो क्लासेस हैं वो होमोजीनियस ही आपकी होनी चाहिए। अब वो डिस्पैरिटीज होती है, देखो कुछ बच्चे 10 के होंगे, वो 10.5 के होंगे, कुछ 9 के होंगे, वो वाली चीज अलग है, लेकिन अगर ऐसे कुछ आपके सामने केस आता है तो आपको यही करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट परसेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास बिलोंग्स टू द चिल्ड्रन ऑफ वीकर सेक्शंस एंड डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। तो भाई एक क्लास स्ट्रेंथ का मान लीजिए टोटल 40 क्लास स्ट्रेंथ है, तो इसका कितना प्रतिशत जो है 30 है, 40 है, 25 है, 20 है, कितना प्रतिशत जो है वो रिजर्व होगा वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, ये बताइए। मतलब जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने आरक्षित कर दिया है उन बच्चों के लिए,
और ये बेसिकली उन बच्चों के लिए भी है जैसे प्राइवेट स्कूल्स है ना, प्राइवेट स्कूल्स में भी 1% ऑफ कोटा जो है वो रिजर्व होता है इन बच्चों के लिए। तो बताइए कितना परसेंटेज है उसका। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 25%। अगर एक प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चा भी जाता है, अगर उसके पास सर्टिफिकेट है, प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट है, जो भी है, तो उसको 25% के रिजर्वेशन में वो भी एप्लीकेशन डाल सकता है। और प्राइवेट स्कूल जो है उससे और कोई फालतू डिमांड नहीं करेगा डोनेशन वोनेशन की, बस सीधे उसका एडमिशन कर देगा अगर नियमों के अकॉर्डिंग वो आ रहा है उसके अंदर। तो 25% जो सीटें हैं वो रिजर्व होंगी इनके लिए। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में कौन सा करेक्ट है बताना है। द एज ऑफ ए चाइल्ड शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट। जो एज है उसको डिटरमाइन करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ए चाइल्ड कैन बी डिनाइड एडमिशन इन स्कूल फॉर द लैक ऑफ एज प्रूफ। और अगर किसी बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं है तो उसको स्कूल एडमिट नहीं करेगा, डिनाई कर देगा। ठीक है, तो बताओ क्या ठीक है क्या गलत है, या फिर दोनों ठीक है या दोनों गलत है। करिए इसका आंसर फटाफट से। देखो क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट वैसे कहता है कि आपको एज प्रूफ दिखाना है। ठीक है, एज प्रूफ, एज ऑफ ए चाइल्ड शैल बी, जैसे हम भी एडमिशन करते हैं तो हम एज प्रूफ मंगा लेते हैं बच्चों का। सो एज प्रूफ के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट ने बर्थ सर्टिफिकेट तो लिखा ही है, साथ ही साथ कोई और भी प्रूफ है, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है तो वो भी चल जाता है ना, अगर कोई अलग डॉक्यूमेंट भी है वो भी चल जाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट तो है ही है, ये तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अब अगर एक बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट, आधार है, कुछ भी नहीं है एज प्रूफ के लिए, तो आप उसको एडमिशन नहीं देंगे। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है। पहली वाली स्टेटमेंट ठीक है कि हाँ भाई बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है एज के लिए, लेकिन अगर नहीं भी है एज का कोई प्रूफ, ना आधार है ना बर्थ सर्टिफिकेट है, तो भी आपको बच्चों को एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपल्सरी एजुकेशन आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ओनली 1 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल ठीक होगा। एज प्रूफ के लिए आधार कार्ड भी चल जाता है, मतलब ये आरटी में स्पेसिफाइड है कि बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर एनी अदर थिंग भी लिखा हुआ है कि कोई और भी चीज चल जाएगी जिसमें एज प्रूफ हो। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रू अबाउट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में क्या ठीक है इनमें से ये बताना है। एटलीस्ट 3/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द सच कमेटी शैल बी पेरेंट्स और गार्जियंस। कम से कम जो 3/4 मेंबर होंगे इसके वो पेरेंट्स और गार्जियन होंगे। 50% ऑफ मेंबर्स ऑफ सच कमिटीज शैल बी वुमेन। और इन मेंबर्स में भी जो आपके मतलब जितनी भी पूरी कमेटी बनेगी एसएमसी की, इसमें से कम 50% जो है वो आपके विमेन होनी चाहिए, यानी कि औरतें, लड़कियां होनी चाहिए। ठीक है, सो 3/4 ऑफ द मेंबर यानी कि 3/4 मेंबर जो है आपके पेरेंट्स या गार्जियन होंगे, या फिर 50% जो पूरी कमेटी होगी उसमें से रिजर्वेशन होगा विमेन का। तो बताइए क्या करेक्ट है इसके बारे में। सो देखो दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। 3/4 मेंबर जो है पेरेंट्स या गार्जियंस होने चाहिए, 50% मेंबर जो है इस कमेटी के वो विमेन होनी चाहिए, यानी कि औरतें होनी चाहिए, उनके आरक्षित कह सकते हो आप। ठीक है, तो यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अबव हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ए हेड टीचर फॉर प्राइमरी क्लासेस एज पर आरटी एक्ट 2009। तो एक हेड टीचर का प्रोविजन है आरटी एक्ट 2009 में। तो कितने स्कूल के बच्चे हो जाएंगे, अगर उनसे ऊपर बच्चे होते हैं तो आप एक हेड टीचर अपॉइंट कर सकते हैं, यानी कि मुख्य अध्यापक। तो बताइए क्या होगा आंसर। 120 से ज्यादा बच्चे होंगे, 150, 200 या 250। सो देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है अगर आपके स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं तो आप एक हेड टीचर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब कि 5 टीचर्स होंगे, नॉर्मल टीचर जो क्लास को पढ़ाएंगे, प्लस में आपके हेड टीचर होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। What is the teacher pupil ratio for class 6 to 8 as per RT Act 2009। तो टीचर pupil रेशियो बतानी है आपको 6 to 8 की बतानी है, याद रखिए प्राइमरी की नहीं पूछिए, 6 to 8 की पूछिए। RT Act के अकॉर्डिंग 1:35, 1:40, 1:30 और 1:20। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। सो देखिए अगर हम क्लास 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पर रेशियो जो है RT Act के अकॉर्डिंग वो है 1:35। ठीक है, अब प्राइमरी क्लासेस की बात करें तो प्राइमरी क्लासेस के जो आरटी एजुकेशन एक्ट में लिखा है वो ये लिखा है कि भाई 60 तक अगर टीचर हैं आपके तो आप 2 टीचर अपॉइंट करेंगे। दैट मीन्स कि अगर 30 है तो आप 1 टीचर रख सकते हैं। ये प्राइमरी क्लासेस के लिए है। ठीक है, मतलब 60 तक का दिया हुआ है, जो एक्चुअल में जो गैजेट है उसके अंदर दिया गया है कि अगर 60 तक टीचर है तो आप 2, मतलब 60 तक बच्चे हैं तो आप 2 टीचर अपॉइंट करेंगे। दैट मीन्स कि आप 30 पे 1 रख सकते हैं। लेकिन 6 to 8 के लिए इन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है कि 1:35 का रेशो होना चाहिए। अब एक और एक्स्ट्रा चीज बता देती हूँ, सारे क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड कर सकते। देखो अगर मान लीजिए 6 to 8 क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो आप एक हेड टीचर अपॉइंट कर सकते हैं, ये बोला गया। अगर 6 to 8 क्लास में अगर 100 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो हेड टीचर अपॉइंट होगा। लेकिन प्राइमरी क्लासेस में क्या था, अगर 150 से ऊपर बच्चे हैं तो एक हेड टीचर था। ठीक है, ध्यान रखना प्राइमरी क्लासेस के लिए 150 से ऊपर, जबकि 6 to 8 के लिए 100 से ऊपर एक हेड टीचर का प्रावधान है।
प्लस एक और प्रावधान है कि अगर 100 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं 6 to 8 में, तो आप एक पार्ट टाइम टीचर रख सकते हो योगा के लिए, वर्क एजुकेशन के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, जो बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं ये, या फिर हम इनको कह सकते हैं, ये भी सिलेबस में इंक्लूड हो चुका है, योगा, हेल्थ, या फिर आपका आर्ट एजुकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, इनके लिए भी एक टीचर आप अपॉइंट कर सकते हो अगर 100 से ज्यादा बच्चे आपके पास हैं तो। 6 to 8 की बात करी मैंने। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी इंस्ट्रक्शनल आवर्स आर रिकमेंडेड फॉर प्राइमरी क्लासेस। जो प्राइमरी क्लासेस यानी कि 1st to 5th के लिए कितने इंस्ट्रक्शनल आवर्स है पूरे साल में, एक पूरे एकेडमिक ईयर की बात यहाँ पर हो रही है। सो बताइए, 400 घंटे निर्धारित है, 600 है, 800 है, 850 है, बताइए फटाफट से। देखिए जो प्राइमरी क्लासेस है उनके लिए जो सेट किए गए हैं इंस्ट्रक्शनल आवर्स की, एक साल में इतने घंटे की पढ़ाई बच्चों की होनी ही होनी चाहिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 800 घंटे जो है वो निर्धारित किए गए हैं। ओके, अब अगर हम डेज की बात करें तो बताइए, डेज कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको अगर डेज पता है, तो प्राइमरी क्लासेस के लिए कितने वर्किंग डेज होनी चाहिए एक साल में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये है कि 6 to 8 के लिए कितने इंस्ट्रक्शनल आवर्स रिकमेंडेड है एज पर आईटी। वो प्राइमरी के लिए पूछा था, अब ये बताना है 6 to 8 के लिए 1000, 1500, 1200 या फिर 900। तो फटाफट से आंसर करो इसका। 1st to 5th के लिए तो आपको पता है कि 800 है, लेकिन 6 to 8 के लिए कितना है। देखो 6 to 8 के लिए जो इंस्ट्रक्शनल आवर्स है वो है 1000। ओके, तो याद रखना पहली से 5वीं तक के लिए 800 है, और अगर छठी से 8वीं के लिए पूछा जाए तो 1000 है। अब अगर मैंने अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगर नंबर ऑफ वर्किंग डेज पूछा जाए एक एकेडमिक ईयर में, तो वो कितने होंगे। तो जिसने भी कमेंट किया है ठीक है, जिसने नहीं लिखा लाइव चैट में जो भी है, चलो बता देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि एक से पहली से 5वीं तक के लिए कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं, तो वो है इनके लिए 200। ठीक है, डेज है। अगर मीटिंग्स पूछा जाए, वैसे मीटिंग्स नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आरटीए एक्ट में जो है वो डेज काउंट है। मीटिंग्स कैसे होती है, एक फर्स्ट हाफ होता है, एक सेकंड हाफ होता है, तो इस तरह से 400 मीटिंग्स हो जाती हैं। लेकिन आप याद रखिए 200 जो है वर्किंग डेज हो गए। लेकिन अगर 6 to 8 के लिए पूछा जाए तो होते हैं 220 मतलब 440 आप यहाँ पे मीटिंग्स कह सकते हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड हाफ की अलग होती है ना, ये अलग चीज है। लेकिन आपको 200 और 220 याद रखना है। पहली से 5वीं के लिए 200 और छठी से 8वीं के लिए 220 निर्धारित है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। स्कूल में चार्ज कैपिटेशन फीस, स्कूल जो है कैपिटेशन फीस ले सकता है। स्कूल कैन यूज द स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन, और स्कूल जो है स्क्रीनिंग प्रोसीजर भी यूज कर सकता है एडमिशन के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, करो आंसर फटाफट से। देखो जो कैपिटेशन फीस होती है, कई बार डोनेशन भी होती है, कुछ सारी चीजें होती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट हो कह रहा है कि आप जो है कोई भी कैपिटेशन फीस जो है नहीं लेंगे बच्चे से। स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस जो है चार्ज नहीं कर सकता है। ओके, पहली चीज तो ये हो गई। अब स्कूल कैन यूज अ स्क्रीनिंग प्रोसीजर, स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होता है, कई बार जो है बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है, कई बार पेरेंट्स की स्क्रीनिंग की जाती है, गार्जियंस की कि वो कैसे हैं पढ़ाई में। मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स ही करते हैं क्योंकि उनको क्राउड अच्छा चाहिए होता है, तो पेरेंट्स की भी स्क्रीनिंग करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी कर लेते हैं इवन। ठीक है, लेकिन ये भी बैन है आरटी में, तो ना आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं ना ही आप कैपिटेशन फीस ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा कि नीदर 1 nor 2, ये इसका आंसर होगा। ओके, इसके अलावा बीच में मैंने कई बार क्वेश्चंस कराए तो आरटी एक्ट। अब एक और चीज है कि आरटी एक्ट कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंडर था, तो ये 86 अमेंडमेंट एक्ट, वेरी कॉमन क्वेश्चन। आर्टिकल 26A और आर्टिकल 45 जो है इन दोनों से रिलेटेड है। ओके भाई, तो 21A, 45 और इसको एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो भी ऐड की गई थी। सो 51 के अंडर, 51A के अंडर है फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो क्या थी, वो ये थी कि भाई हर जो पेरेंट होगा, जो गार्जियन होगा, 6 से 14 साल का बच्चा जो भी है उनको कंपल्सरी एजुकेशन दिलाएगा। ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो रिकमेंडेड होती है, कंपल्शन नहीं होती, लेकिन स्टिल इनके ऐड होने से कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट तो होता है। तो ये एक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट आपसे पूछा जा सकता है, आपसे आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं 51A, 21A एंड 45 आर्टिकल, इनको याद रखेंगे आप सभी। ओके, सो ये था आरटी एजुकेशन एक्ट के बारे में। कुछ एक बार गैजेट को पढ़ लो, बहुत थोरो रीडिंग उसमें ले सकते हो, एसएमसी के बारे में पढ़ सकते हो। साथ ही साथ देखो गवर्नमेंट को यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि जो गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का वर्ड यूज किया उन्होंने कि जो भी स्कूल चला रही होगी, ठीक है, वो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कब होगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कोई स्कूल होगा। ठीक है, इसके अलावा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट भी आ जाएगी। लोकल अथॉरिटी के बहुत सारे यहाँ पर दायित्व बताए गए हैं आरटी एजुकेशन एक्ट में। ठीक है, तो आप जरूर उन दायित्वों को एक बार थोरो रीडिंग उसकी कर ले। वैसे वहां से इतने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि लोकल अथॉरिटी को देखो
फंडिंग का भी पूरा वो है, उनको फंड्स भी स्टेट गवर्नमेंट देगी लोकल अथॉरिटीज को राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर स्कूल चलाने के लिए। लेकिन ये मतलब स्टेट से जो है लोकल अथॉरिटीज को मिलना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है। आप दिल्ली में ही देख रहे हैं कि एमसीडी को कितना पैसा मिलता है, कहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से कितना लफड़ा होता है उस चीज का। सो लोकल अथॉरिटीज को बहुत सारी पावर है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर, वो अपने स्कूल चला सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, फंड्स अरेंज कर सकते हैं, है ना। स्टेट गवर्नमेंट फंड भी देगी, तो लोकल अथॉरिटी यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ग्राम पंचायतें जो है वो भी अपने स्कूल खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। चलिए भाई, इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग ज्ञान IQ। और आप क्योंकि एग्जाम ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे, आई थिंक 30 तक ही हैं DSSB के एग्जाम जो है PRD के, उसके बाद थोड़ा आगे का स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग समथिंग कि KVS एक्सपर्ट सीरीज को बढ़ाएंगे आगे, साथ ही साथ KVS वालों के लिए EVS भी करानी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।